हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एग्ज़ाम में वेटेज की बात करें इसका तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पीटी में 1 से 2 क्वेश्चंस, मेंस में 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए किस तरह से सवाल आते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, जैसे कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। प्रिंसिपल 100 रुपीज़ ले लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज़ है। रेट ले लेते हैं 10%। रेट कितना है, 10%। टाइम ले लेते हैं 4 इयर्स। तो सीआई क्या होगा, पहले एसआई का कुछ रूल्स देखते हैं। एसआई क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 10% पर एनम मेरा 10% प्रत्येक वर्ष मेरा ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब 4 सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा। 1 साल में 10%, तो 2 साल में 20%, तो 3 साल में 30%, तो 4 साल में 40%। यानी एसआई कितना मिल जाएगा 4 सालों में, 40%। यानी किसका 40% मिलेगा ब्याज हमको, तो मूलधन का। मूलधन कितना है, 100 रुपया। 100 का 40% हमको ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिल जाएगा, 40 रुपया। यानी कह सकते हैं कि 100 रुपया मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सालों में हमको ब्याज कितना मिलेगा, 40 रुपया में 40 रुपया मिल जाएगा। यदि इसको डिटेल्स मेथड से बनाते तो कैसे बनता, देखिए डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी, लाइन बाय लाइन क्या होता है। जैसे ले लेते हैं कि 100 रुपया कोई धन है, 100 रुपया कोई राशि है, उस पर प्रथम साल 10% ब्याज, यानी 100 का 10% ब्याज, यानी कितना हमको ब्याज मिला, 10 रुपया। यानी पहला साल 10 रुपया ब्याज मिला, यानी 100 पर 10 रुपया ब्याज मिला, यानी कितना मिश्र धन हो गया, 110 रुपया। यानी 100 रुपया पर 10 रुपया ब्याज मिल करके मेरा मिश्रधन कितना हो गया, 110 रुपीज़। यानी अगला साल नेक्स्ट ईयर भी रेट कितना है, 10% है, यानी नेक्स्ट ईयर भी 10% ब्याज मिलेगा। यानी किस पर ब्याज मिलेगा, मूलधन पे। यानी 100 पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज हो जाएगा, 10 रुपया। यानी 100 रुपया पर फिर से 10 रुपया मिला, यानी 110 तो पहले से था और 10 रुपया और ऐड हो गया, यानी कितना हो गया टोटल मिश्रधन, 120 रुपीज़। कितना हो गया, 120 रुपीज़। अब अगले साल की बात करें तो फिर से 10% ब्याज मिलेगा। किस पर मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। यानी 100 पर 10% ब्याज मिला, यानी फिर से 10 रुपया ऐड हो गया, यानी 120 से 10 रुपया ज़्यादा हो गया, यानी कितना हो गया, 130 रुपीज़ हो गया। अब फिर से 10% ब्याज मिलेगा चौथे साल में, यानी 10% ब्याज मिलेगा किस पर मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा, यानी 100 पर मिलेगा, यानी कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपया। यानी कितना टोटल मिश्रधन हो जाएगा, 140 रुपीज़। यानी 100 रुपया कोई धन था, 140 रुपीज़ हो गया। 100 रुपया कोई धन था, 140 रुपीज़ हो गया। यानी ब्याज कितना मिल गया, एसआई कितना मिला, 140 माइनस 100, यानी कितना ब्याज मिल गया, 40 रुपया। यदि ब्याज को समझने की कोशिश करें तो प्रथम साल 10 रुपया ब्याज मिला, दूसरा साल 10 रुपया ब्याज मिला, तीसरा साल 10 रुपया ब्याज मिला, चौथा साल 10 रुपया ब्याज मिला। यानी प्रत्येक साल सेम रेट पर, प्रत्येक साल सेम रुपीज़ में हमको ब्याज मिला है। यानी सेम रुपीज़ की बात करें तो हर एक साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया ब्याज मिला है। यानी एक साल में 10 रुपया ब्याज मिला है, तो हम कह सकते हैं कि पहला साल 10 रुपया, यानी दूसरा साल भी 10 रुपया, तीसरा साल भी 10 रुपया, यानी चौथा साल भी 10 रुपया। यानी टोटल 4 सालों में हमको कितना ब्याज मिल जाएगा, 40 रुपया। यही यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सीआई बराबर वाट, तो देखिए सीआई कैसे निकालेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है सीआई निकालने का। जैसे देखिए 100 रुपया मेरा था, इस पर 10% हमको ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो सिंपल में समझें तो एक चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज है जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है।
यानी पहला साल जो ब्याज मिला और जो मूलधन था, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे 100 रुपया पर 10% हमको ब्याज मिला, यानी कितना ब्याज मिल गया, 10 रुपया मिला। लेकिन जब अगले साल की बात करेंगे ना, तो 100 रुपया पर तो मिलेगा ही ब्याज और 10 रुपया पर भी मिलेगा, यानी अगला साल कितना पर ब्याज मिलेगा, 110 रुपया पर, यानी 110 रुपया पर ब्याज मिलेगा। किस रेट से मिलेगा, तो 10% की रेट से मिलेगा, यानी 110 पर 10% हमको ब्याज मिलेगा, यानी कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 11 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में होता था कि मूलधन हमेशा समान रहता था, हमेशा मूलधन पर ब्याज मिलता था, मूलधन पर ब्याज मिलता था, मूलधन पर ब्याज मिलता था, मूलधन पर ब्याज मिलता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपया पर मूलधन पर तो ब्याज मिला ही, लेकिन जो पहला साल ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिला, यानी 100 रुपया प्लस 10 रुपया, यानी एक साल में जो अमाउंट मिला वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम किया, यानी दूसरे साल मूलधन का काम किया, यानी 110 पर 10% हमको ब्याज मिला, यानी कितना ब्याज मिला, 11 रुपया ब्याज मिला। यानी 110 पर 11 रुपया ब्याज मिला, यानी टोटल हो गया कितना, 121 रुपीज़। अब अगले बार जो ब्याज मिलेगा वो 100 या 110 पर नहीं मिलेगा, अगले बार जो ब्याज मिलेगा 100 पर भी मिलेगा, 10 पर भी मिलेगा, 11 पर भी मिलेगा, यानी टोटल कितना पर मिलेगा, 121 रुपीज़ पर ब्याज मिलेगा। किस दर से मिलेगा, 10% की दर से मिलेगा, यानी 121 पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा, 12.1 रुपीज़ ब्याज मिलेगा, यानी 121 प्लस 12 रुपया 10 पैसा, यानी कितना हो जाएगा, 133.1 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 3 साल में कितना मिश्रधन टोटल हो गया, 133 रुपया 10 पैसा। अब चौथे साल ब्याज जो मिलेगा वो किस पर ब्याज मिलेगा, 133.1 रुपीज़ पर ब्याज मिलेगा। किस रेट से मिलेगा, 10% की रेट से मिलेगा। किस पर मिलेगा, 133 रुपया 10 पैसा पर मिलेगा, यानी 133 रुपया 10 पैसा पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा, 13 रुपया 31 पैसा मिलेगा। यानी पहले तो 3 साल में मिश्रधन 133 रुपया 10 पैसा हुआ था, 13 रुपया 31 पैसा और चौथे साल ब्याज मिला गया, यानी टोटल 4 सालों में मिश्रधन कितना हो गया, 146.41 रुपीज़, यानी 146 रुपया 41 रुपीज़ हो गया। यानी टोटल मिश्रधन कितना हो गया, 146 रुपया 41 पैसा। मूलधन कितना था, 100 रुपया, यानी 100 रुपया से 146 रुपया 41 पैसा हो गया, यानी CI हमको कितना मिला, 46 रुपया 41 पैसा। टोटल CI कितना मिला, 46 रुपया 41 पैसा। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट पहला साल 10 रुपया, दूसरा साल 10 रुपया, तीसरा साल 10 रुपया, चौथा साल 10 रुपया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल दोनों सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी पहला साल सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहला साल सेम है। यानी एक साल में प्रथम साल में फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। यदि रेट सेम हो, यदि रेट और प्रिंसिपल सेम हो तो पहला साल का ब्याज साधारण ब्याज हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों सेम होता है। लेकिन जब द्वितीय साल की बात करें तो द्वितीय साल में दूसरा साल में केवल दूसरा साल की ब्याज की बात करें तो दूसरा साल हमको साधारण ब्याज पर 10 रुपया ब्याज मिला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना ब्याज मिला, 11 रुपया। तीसरे साल साधारण ब्याज की बात करें तो ब्याज मिला 10 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना ब्याज मिला, 12 रुपया 10 पैसा। चौथे साल ब्याज की बात करें साधारण ब्याज पे तो मिला 10 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे की बात करते हैं तो 13 रुपया 31 पैसा मिला। यानी टोटल कितना मिल गया, 46 रुपया 41 पैसा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर कितना मिला था, 40 रुपया, और वही राशि वही रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएं तो कितना मिल गया, 46 रुपया 41 पैसा। तो हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किससे हुआ, प्रॉफिट किससे हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया हुआ राशि सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा देता है। जैसे देख लेते हैं, देखिए इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग है कि पहला साल प्रिंसिपल 100 रुपया था, हो गया 110 रुपया, यानी कितना गुना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 1.1 गुना हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
100 रुपया था मूलधन, 110 रुपया हो गया, यानी कितना गुना हो गया, 1.1 मल्टीपल हो गया, किसका, प्रिंसिपल का। और 110 रुपया दूसरा पहला साल मिश्रधन मिला, तो दूसरा साल में मिश्रधन कितना हो गया, 121 रुपया, यानी कितना गुना हो गया, 1.1 गुना। 110 में 1.1 से गुना कीजिएगा तो 121 रुपये आएगा। अब 121 रुपया दूसरा साल का मिश्रधन तीसरे साल के लिए मूलधन का काम किया, तो इसका कितना गुना हो गया, 1.1 गुना हो गया। 121 का 1.1 गुना 133 रुपया 10 पैसा हुआ, और 133 रुपया का 146 रुपया 41 पैसा, ये भी 1.1 गुना हो गया। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट से हमारा जो कुछ भी रेट है उसी के रेट 10% रेट था, यानी 10% कहने का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी 100 से 10 रुपया ब्याज मिला, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 110/100, यानी 110/100 को पॉइंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1.1। यानी सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट, सेम प्रिंसिपल के सेम रेट पर मेरा हमेशा जो रेट परसेंट होता है ना, जो मल्टीपल फैक्टर होता है वो हमेशा सेम बढ़ता है, सेम मल्टीपल फैक्टर के साथ मेरा ब्याज बढ़ता है। जैसे पहला साल के मूलधन पर 1.1 मल्टीपल फैक्टर के साथ बढ़ा, दूसरा साल भी 1.1 मल्टीपल फैक्टर के साथ बढ़ा, तीसरा साल भी 1.1 मल्टीपल फैक्टर के साथ बढ़ा, चौथे साल भी 1.1 मल्टीपल फैक्टर के साथ मेरा ब्याज बढ़ा है। यानी मल्टीपल फैक्टर हमेशा सेम रहता है, मल्टीपल फैक्टर सेम रेट के लिए हमेशा सेम मल्टीपल फैक्टर रहता है, सेम मल्टीपल फैक्टर के साथ हमेशा ब्याज बढ़ता है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कोई धन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई धन है 5 साल में 960 रुपया हो गया, कोई धन 5 साल में 960 रुपया हो गया, और 6 साल में वो कितना हो गया, 1008 रुपीज़ हो गया। 5 साल में 960 रुपया हो गया, और अगला नेक्स्ट 1 ईयर्स में, यानी टोटल 6 साल में 1008 रुपया हो गया। तो रेट परसेंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो 960 रुपया है, जो 5 साल का मिश्रधन है, वो छठे साल के लिए मूलधन का काम किया, यानी मूलधन से कितना रुपया ज़्यादा मिला ब्याज, तो 96 रुपया। इसको क्या लिखें, 6 कितना मिला, 48 रुपया, 48 रुपया ब्याज मिला। यानी 960 से कितना बढ़ा, 48 रुपया बढ़ा, तो कितना हो गया, 1008 रुपया, यानी 48 रुपया 960 का कितना परसेंट है, तो 48 रुपया 960 का कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं कि 5% है। कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रेट मेरा 5% है। रेट कितना परसेंट था, तो 5% था, यानी 5% कहाँ से आया, 560 से 48 रुपया ऐड हुआ, यानी 48 रुपया ऐड हुआ, यानी 48 960 का कितना परसेंट था, तो 5% था, यानी रेट परसेंट कितना हुआ, 5%। कितना हुआ, 5%। देखिए इसी पर एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे ले लेते हैं कि कोई धन है, कोई राशि 5 ईयर्स में कोई P 3 टाइम्स हो जाता है, तो 25 वर्षों में कितना गुना होगा। कह रहा है कि 5 साल में कोई P अपने आप का 3 टाइम्स हो जाता है,
कोई पी अपने आप का 3 टाइम्स हो जाता है, तो 25 वर्षों में कितना गुना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1 रुपया था तो कितना रुपया हो गया, 3 रुपीज़ हो गया। कितना साल में, तो 5 साल में। 1 रुपया 3 रुपया हो गया कितना सालों में, 5 सालों में। यानी कितना मल्टीपल्स हो गया, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 3 गुना हो गया। यानी 3 गुना होने में 5 साल लगा। यानी अगला 3 गुना होने में भी हमको 5 साल लगेगा। यानी 3 रुपया का अगला 3 गुना यानी 9 रुपीज़ होने में फिर से 5 साल लगेगा। फिर से 3 गुना होने में 5 साल लगेगा। यानी 9 से 3 गुना फिर से होगा तो कितना हो जाएगा, 27 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 5 साल फिर से 5 ईयर्स में वही धन कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यानी 27 तिया अगला 5 सालों में कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी 27 से 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा। फिर से अगला 5 सालों में कितना गुना हो जाएगा, तो फिर से हम कहेंगे कि 3 गुना हो जाएगा। यानी कितना, 81 से 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 243 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 1 रुपया का राशि 243 रुपया हो गया। कितने सालों में, 5, 10, 15, 20, 25 सालों में। यानी वही पूछ रहा था कि 25 साल में वो कितना गुना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 243 गुना हो जाएगा। यानी कहाँ से निकालें, तो इससे हमको यही फॉर्मूला निकलता है कि 1 रुपया था जो 3 के पावर 1 गुना होने में 5 साल लगा। 1 रुपया 3 के पावर 2 गुना होने में 5 साल लगा। वही 1 रुपया 3 के पावर 3 गुना होने में 5 साल लगा। वही 1 रुपया 3 के पावर 4 गुना होने में 5 साल लगा। तो हम कह सकते हैं कि 25 सालों में यानी 5 साल 2, 3, 4, 5 साल होने में 3 के पावर 5 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 243 रुपीज़ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपया 3 के पावर 1 होने में 5 साल लगता है। तो 5 सालों में 5 साल होने में 5 5 है 25 साल कैसे आएगा, 5 को 5 बार ऐड करेंगे या 5 को 5 बार गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे तब ना होगा। यानी 3 के पावर 1 होने में 5 ईयर्स लगा, तो 5 ईयर्स होने में 3 के पावर 5 गुना हो जाएगा। यानी 243 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगला सवाल एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखिए, एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखते हैं कि 1 रुपीज़ 1.6 रुपीज़ होने में 7 ईयर्स लगता है। 1 रुपीज़ 1.6 रुपीज़ होने में 7 साल का लगता है। तो वही रुपीज़ 21 साल में 21 ईयर्स में कितना रुपया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया जो था 1.6 के पावर 1 होने में 7 साल लगा। तो 3 7 साल यानी 7 + 7 + 7 3 7 साल होने में 1.6 के पावर 3 गुना हो जाएगा। यानी 1 रुपया 1.6 टाइम्स होने में 7 साल लगा। तो 7 3 7 यानी 21 साल कैसे आएगा, 3 7 साल लिखेंगे तब ना, 7 साल 7, 7 साल होने में 1.6 गुना, तो 7 साल होने में 1.6 के पावर 2 गुना, तो 7 साल होने में 1.6 के पावर 3 गुना हो जाएगा। यानी 21 सालों में वही धन 1.6 के पावर 3 टाइम्स हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। देखिए, जैसे 64 रुपया 15 साल में 125 रुपीज़ हो जाता है।
64 रुपया 15 सालों में 125 रुपया हो जाता है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितना रुपया होगा? नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितना रुपया होगा? 64 रुपया 15 सालों में 125 रुपया हो जाता है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितना होगा? यानी 64 रुपया था, 125 रुपया हो गया, यानी कितना गुना हो गया? तो हम कह सकते हैं कि 125 बाई 64 गुना हो गया। यानी 125 बाई 64 कहने का मतलब कि 5 बाई 4 के पावर 3 गुना हुआ। 5 बाई 4 के पावर 3 गुना होने में 3 गो 5 साल लगा है। 1 गो 5 साल, 2 गो 5 साल, 3 गो 5 साल। 3 गो 5 साल होने में 5 बाई 4 के पावर 3 गुना हुआ है। तो अगला 2 गो नेक्स्ट 10 ईयर्स यानी 2 गो 5 ईयर्स, 1 5 ईयर्स 2 5 ईयर 1 5 ईयर्स 2 गो 5 ईयर्स, यानी 2 गो 5 ईयर्स होने में 125 का 5 बाई 4 के पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 गो 5 बाई 4 मल्टीपल्स हो जाएगा, यही ना। 5 बाई 4 के पावर 3 होने में 15 साल लगा, तो 10 सालों में 5 बाई 4 के पावर 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 125 रुपया कितना रुपया हो जाएगा? 125 का 5 बाई 4 के पावर 2 गुना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगले 10 सालों में 125 गुना 25 बाई 16 गुना हो जाएगा। यानी 64 रुपया अब कितना रुपया हो गया? 125 गुने 25 बाई 16 रुपीज़ हो गया। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए फिर से 64 रुपया 125 रुपया हो गया, यानी कितना? 125 बाई 64 गुना हुआ, यानी 5 गो 3 15 साल कैसे आएगा? 5 गो 3 साल बढ़ा, यानी 1 5 साल में 5 बाई 4 गुना हुआ होगा, तो 5 बाई 4 के पावर 3 गुना, यानी 3 5 सालों में 5 बाई 4 के पावर 3 गुना हुआ। यानी अगला 10 सालों में 125 का 5 बाई 4 के पावर 2 गुना हो जाएगा। अगला 2 गो 5 सालों में तो 5 बाई 4 के पावर 2 गुना हो जाएगा, यानी 125 का 5 बाई 4 के पावर 2 गुना, यानी 125 का 25 बाई 16 गुना। यानी हम कह सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 50 2 62 और 25 6 31, 25 पचे 125 के 5 हासिल 2 और 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 62 और 25 6 31, यानी 3125 बटा 16 रुपया हो जाएगा। यानी 64 रुपया का राशि 15 सालों में 125 रुपया हो जाता है, तो 125 रुपया नेक्स्ट 25 ईयर्स में 3125 बाई 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। अगला नेक्स्ट वीडियो कल आएगा इसी के रिलेटेड पे। कल हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई।